विश्वास। वीर जी, कानों में पहले कभी न पड़ा संबोधन गया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। किसी गिरहर इमारत जैसी वे मेरे पीठ पीछे खड़ी थी। सब तरफ से झूल गया बुढ़ापे का शरीर। सामने के दांत टूटने लगे थे, जिसके कारण होठ अपने टिके होने का आधार खो रहे थे और पूरा चेहरा डोनाल्ड डक जैसा लगने लगा था। खिचड़ी बाल कई कहीं पर काफी कम हो गए थे और गंजापन झलकने लगा था। मदद की गुहार करती सी आंखें, जिसकी अपेक्षा करके आगे बढ़ जाना संभव नहीं होता। दाहिने गाल पर एक काला मस्सा था जो उनके गोरे रंग पर आज भी ठिठोने सा धमकता लग सकता था, लेकिन मस्से पर उगे सफेद बालों के गुच्छे ने उसके चेहरे को विरूपित कर रखा था। उनके माथे पर गहरी सिलवटें थी, जिसमें पसीने की महीन लकीरें चमक रही थी। उन्होंने कृपाण धारण कर रखी थी, जिसकी मान्य का पट्टा उसके कंधे पर दुपट्टे के नीचे से झांक रहा था। उनके लिए आदतन वीर जी कह बैठना अधिक सुविधाजनक रहा होगा। जी, मैंने उनसे पूछा। यह बैंक वाले मुझे चेक नहीं दे रहे हैं, कहते हैं पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन मैंने तो चेकबुक कभी ली नहीं। उन्होंने इतनी सी बात को बहुत बेचैनी से छटपटाते हुए कहा। मैंने सोचा कि बुढ़ापे में धीरज बहुत जल्दी छूट जाता है। शायद उनकी बेचैनी की यही वजह होगी। तो बताइए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो उन्हीं की तरह एक खातेदार था। भला मैं क्या कर सकता था? सोचकर मैंने कहा, आप मेरी मदद कर दो। वहाँ किसी से कहकर मुझे चेक बुक दिलवा दो। उन्होंने मुझे लेकर जाने किसी तरह का विश्वास पाल लिया था। आपकी पासबुक देखूं जरा। उनके हाथ में पासबुक देखकर मैंने उनसे कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप मेरा काम जल्दी करवा दो। उन्होंने मुझे पासबुक देते हुए कहा। आवाज की बेचैनी के साथ आंखों में चौकन्नापन भी आ गया था। यह सुखविंदर कौन है? मैंने पासबुक देखकर पूछा। मैं हूँ जी, और ये मंजित बेटी है। उन्होंने मेरे सवालों के जवाब जल्दी जल्दी इस उम्मीद में दिए कि मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। आपका तो 9 साल पुराना खाता है। सिर्फ एक बार 20,000 रुपया आपने निकाला है। विड्रॉल भरा दिया था आपने? मैंने पासबुक देखते हुए उनके खाते का विवरण उन्हें सुनाया। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि चेकबुक मुझे कभी मिली ही नहीं, उन्होंने छटपटाते हुए दोहराया। लेकिन बहन जी, आप क्यों परेशानी उठा रही है? बेटी को कहिए, वही ये सारे काम किया करेगी। आप कहाँ बुढ़ापे में? मैंने उन्हें काउंटर का सहारा लेकर खड़े होते हुए कुछ कुछ कराते हुए सा सुना। यह सब मुझे मत बोल, मैं गरीब बहुत परेशान हूँ। अभी मेरे तो टिट्टियाँ लग जाएगी। मेरा काम जल्दी से करवा दे। वह रोने लगी। अच्छा अच्छा, आप परेशान मत होइए, चलिए बात करके देखता हूँ। मैंने उनको रोने से रोकते हुए कहा और उनके साथ चेक बुक वाले काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहां बैठा अधिकारी मेरा कुछ परिचित था। उसने अन्यम भाव से मेरी बात सुनी और बहुत समझाने पर चेकबुक देने पर राजी हो गया। मेरा काम जल्दी करवा दो भाई, उन्होंने अपनी बेबस आवाज में फिर कहा। अब जरा देर तो लगेगी, आप आराम से बैठ जाइए। मैंने उन्हें समझाया। मैं गुरुद्वारे का बहाना करके घर से निकली हूँ, मुझे जल्दी घर लौटना है। उन्होंने अपनी छटपटाई की वजह बताई ताकि मैं और जल्दी उनका काम करवाने की कोशिश करूँ। घर में कौन कौन है? मुझे उनसे बात करने और उनके बारे में और जानने की इच्छा हुई। यह सब मुझसे मत पूछो भाई जी, मेरा काम करवा दो, मैं किसी तरह जल्दी घर पहुंच जाऊं। वो फिर रोने लगी। आप क्यों घबरा रही है? आपका काम हो तो रहा है। इस बार मैंने कुछ झुंझला कर कहा। क्यों घबरा रही हूँ? कहीं मेरे बैंक में आने का पता पड़ गया तो सब मुझसे उगलवा लेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है। बेटी को पता लग जाएगा तो उसके आदमी को तुरंत रुपयों की ऐसी जरूरत आ पड़ेगी जो पूरी ना हुई तो उसे जेल हो जाएगी। दादाजी को मालूम पड़ जाएगा तो उन्हें महंगी महंगी शराबों के नाम आने लग पड़ेंगे, और जो कहीं बेटे को पता लग गया तो वो
जुआरी बंदा तो मार मार कर मेरी जान ही ले लेगा कि मना करके इतने पैसे क्या सीने पर रख कर ले जाने के लिए जमा किए हैं। मेरी झुंझलाहट ने उन्हें खींचा सा दिया था। काफी काके को पता लग गया कि मेरे पास रुपया है, तो जमा रुपये उनके लिए एक आफत बन गए थे, जिन्हें याद करके वह कांप उठी थी। अरे, मैं इतना ही बोल सका। 100 धारों से दूध पिलाकर उन्होंने सीने पर मुक्के मारते हुए कहा। अंदर से फूटी पड़ रही रुलाई में बाकी के शब्द डूब गए, जैसे पूरे शब्द न बोले जाने के कारण उनकी दलील कमजोर पड़ रही हो और वह सीने पर दो हाथड़ मार मार कर अपनी बात में वजन पैदा करती हो। कैसा बेटा है? बेआवाज रुलाई पर मैं बुदबुदाया। देखोगे कैसा बेटा है, उन्होंने कहा और पीठ की तरफ से अपना कुर्ता ऊपर उठा। मांस छोड़ चुकी थी पीठ की झूली हुई खाल पर बक्सुए के ताजे नीले और लाल निशान छपे हुए थे, जिन्हें देखकर मैं सिहर उठा। वह यह भी भूल गई कि वह बैंक में थी और किसी अनजान आदमी के सामने अपनी पीठ उघारी करके खड़ी थी। मैंने उनके हाथ से कुर्ता छुड़ाकर नीचे खींचा और उनके हाथ को अपने हाथों में लेकर कुछ देर चुपचाप खड़ा हो गया। उन्होंने नाक सिकुड़ी और हाथ छुड़ाकर दुपट्टा आंखों पर रख लिया। क्या कहूँ बहन जी, मैंने अपने आप को फंसाए पाया। जरा मेरे को पता कर दो कि कितना पैसा है खाते में। उन्होंने मेरे असहाय होने को एक किनारे करते हुए कहा। 2,08,000 रुपये हैं। तब तक पासबुक तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर मैंने उन्हें बताया। भैया, अब जल्दी से मेरी चेकबुक भी दिलवा दो, मैं चलूं। उन्होंने बेचैन होकर मुझे फिर याद दिलाया। अच्छा, जरा यह तो बताइए, चेकबुक का आप करेगी क्या? मैंने उत्सुकता का नाट्य सा करते हुए पूछा। शायद उनका ध्यान पीठ की चोटे की तरफ से हटाने के लिए। एक जमीन मिल रही है 2 लाख में, उसे खरीदना चाहती हूँ, उन्होंने बताया। तो जमीन खरीदने और चेकबुक का संबंध न समझ पाने के कारण मैंने पूछा, तो क्या? उनकी सारी चोटें हटा गई थी और वह मुझे बतियाने लगी थी। तो यह कि जमीन खरीदने से चेकबुक का क्या मतलब है, मैंने उनसे पूछा। अरे बुद्धू राम, जमीन के रुपये का भुगतान करूंगी तो चेक से ही तो करूंगी। उनका इस तरह बेतकल्लुफ होना बहुत अच्छा लगा। लेकिन घर में तो किसी को पता नहीं कि आपके पास इतना रुपया है। जमीन खरीदेगी तो पता नहीं लग जाएगा, मैंने उनसे पूछा। नहीं, पता नहीं चलेगा, उन्होंने निश्चिंत भाव से कहा। क्या होगा जमीन खरीद कर, मैंने पूछा। मैंने कहीं कहीं से जोड़कर जो ये रकम इकट्ठा की है, तो कोई अपने लिए थोड़ी ही की है। आज एक बात तुझे कहती हूँ कि जिस घर में शराब और जुआ पहुंच जाए, वहां किसी भी दिन ऐसी नौबत आ सकती है, जान के लाले पड़ जाए। मैंने ये रकम रब न करे किसी ऐसे ही मनहूस दिन के लिए जोड़ कर रखी है। सोचती हूँ कि जमीन लेकर कुछ दिनों बाद उसे बढ़े हुए दामों पर बेच दूंगी तो खाते में ज्यादा रकम हो जाएगी। मैं हवा उनको सुन रहा था और चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था। आपको कोई ठग लेगा, आपके पैसे भी ले लेगा और जमीन भी नहीं देगा। आपके साथ तो कोई है भी नहीं, आप ऐसे बेईमान आदमी का क्या करेगी, मैंने उसे समझाया। नहीं, मैं चेक नंबर नोट कर लूंगी। उनकी आंखों और चेहरे पर समझदारी की चमक उभरी। आप जमीन खरीदने के झंझट में पड़ती ही क्यों है? 2 लाख रुपए 3 साल के लिए फिक्स करा दीजिए। हर महीने आपको 995 रुपये ब्याज में मिलते रहेंगे। वो रुपये भी अगर आप नहीं लेंगी तो मूलधन में जुड़ते जाएंगे। हाँ, सच्ची तो है वीर जी, ये तो बहुत अच्छी गल बताई। उन्होंने दाहिने हाथ की छुरीदार मुट्ठी से तर्जनी को बाहर निकालकर अपने निचले ओठ पर रखते हुए कहा। आप ऐसा ही कीजिए। उनकी उस सुंदर मुद्रा को मैं देखता ही रह गया। और हाँ, फॉर्म में ये भी तो लिखना होगा ना कि मेरे बाद यह पैसा किसको मिले। तो वीर जी, मैं उसमें
अपने बेटे का नाम डाल दूंगी। उनकी आंखें अचानक मेरे आर पार चली गई। मुझे लगा काके सिर्फ पैसा जानता है, माँ को नहीं जानता। उनके मरने के बाद जब उसे यह पैसा मिलेगा तो शायद वह जान सके कि माँ क्या होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।